अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बीट्स के बारे में, चैप्टर नंबर 8। शॉर्ट क्वेश्चन है बीट्स का, आपने करना है इसको। डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है। फिनोमेना इन विच टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन ओवरलैप ईच अदर इज कॉल्ड बीट्स। F1 माइनस F2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। डेफिनेशन के बारे में आपको बताता चलूँ, ऐसा फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होंगी। याद रखिएगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, डायरेक्शन उनकी सेम है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी, तो हमें जो प्रोड्यूस होने वाली जो रिजल्टेंट वेव्स नजर आएंगी उसको हम नाम देंगे बीट्स का। फॉर्मुलैरिटी के लिए अगर हम देखते हैं तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज F1 माइनस F2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड। तो जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी बीट्स ज़्यादा होंगी। बीट्स आर द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम लाउडनेस। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन बन सकती है। दोनों डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है कि ये पीरियोडिक वेरिएशन है या पीरियोडिक वाइब्रेशन है या पीरियोडिक ऑल्टरनेशन भी इसको कह सकते हैं। तो ये पीरियोडिक ऑल्टरनेशन है, ये वाइब्रेशन जो साउंड की मैक्सिमम मिनिमम लाउडनेस के दरमियान, उसे हम नाम देते हैं बीट्स का। एक्चुअली है क्या, जब भी दो वेव्स की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, यानी लाउडनेस और फेंटनेस, मैक्सिमम साउंड मिनिमम साउंड, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस और गैप पैदा होगा वो बीट्स का रिजल्टेंट होगा। तो बीट्स आर द रिजल्टेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के मरहोने मिन्नत है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेसिक प्रिंसिपल है बीट्स का, जो बेसिक प्रिंसिपल है बीट्स का, और उसका नाम क्या है, इंटरफेरेंस। आप ये कह सकते हैं कि बीट्स के लिए जो मेन चीज़ है वो क्या है, इंटरफेरेंस का होना। तो बीट्स इज अ स्पेशल केस ऑफ एन इंटरफेरेंस। ये भी कह सकते हैं कि बीट्स जो है वो इंटरफेरेंस का ही स्पेशल केस है। इंटरफेरेंस पहले होगी, उसके बाद बीट्स होगी। तो इंटरफेरेंस में कौन कौन सी, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, देन उसके बाद बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। इफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है ये 10 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे लिए इसको रिकग्नाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यूजेस ऑफ बीट्स में देखिएगा, फॉलोइंग यूज हैं बीट्स के क्या, बीट्स प्रोड्यूस वैरायटी इन म्यूजिक, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, टू ट्यून अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, म्यूज़िक के लिए, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, या फिर हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून अप कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी वायलिन या किसी भी गिटार को अगर हम ट्यून करते हैं तो ट्यून करने से पहले वो जो वायलिन गिटार, जो गिटार की नॉब्स होती हैं, उन नॉब्स को सबसे पहले टाइट करना पड़ता है, कुछ को लूज़ करना पड़ता है, कुछ को टाइट करना पड़ता है, ताकि फ्रिक्वेंसीज क्या हो जाए, उसकी डिफरेंट हो जाएँ। अब फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट होगी तो हमारे कानों को म्यूज़िक जो है वो अच्छी आवाज़ लगेगी, तो हम कहेंगे कि हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर दिया। और यही आप ये समझने के बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने किया। अगर सबको टाइट कर दें नॉब्स को, तो हमारे पास उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बीट्स को प्रोड्यूस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंट, 10 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज से मिनिमम होना चाहिए, तभी हम बीट्स को बाइफिकेट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस बता सकते हैं। अगर ये गैप 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा तो हमारे लिए बीट्स को जानना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का। डेफिनेशन में आएगा, जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है या इसके दो केसेस भी हैं वो बता सकते हैं। तो है क्या कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ मीडियम, इसका रिफ्लेक्शन है। यानी कोई भी वेव किसी मीडियम से टकरा कर वापस आती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन वेव। अक्सर आपने देखा होगा, हम रूम में खड़े हो, किसी हॉल में खड़े हो, या पहाड़ों के अगर आप चले जाएँ वहाँ ऑब्जर्व किया होगा, आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दूर तक टकरा कर बाउंस बैक करती आती है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। When the wave in the rare medium is incident to the denser medium, जब वेव कोई रेयर से डेंसर में आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होती है इस तरह कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट पैदा होता है। उस तरह पार्ट डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, लैम्डा बाय 2, ये एमसीक्यू का पॉइंट है। आप ये कह सकते हैं कि रेयर से डेंसर में इंसिडेंट हो रही है, रेयर से डेंसर में। आप ये कह सकते हैं कि बाहर हवा से एंटर हो रही है शीशे के अंदर, तो फेज शिफ्ट 180 डिग्री का प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ट्रांसफर वेव इज डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट तो रेयर मीडियम, अब डेंसर से रेयर में आए, शीशे से हवा में आए, तो आप ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज, तो उसमें फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसकी एग्जांपल्स बुक में भी दी हुई है, आप वहाँ से भी बढ़ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन वेव्स और डेंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम डेंसर और रेयर मीडियम, तो वहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की हुई है, वो आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टेशनरी वेव्स के बारे में बताता चलूँ, ऐसी वेव जो प्रोड्यूस होती है सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, बीट्स में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, सेम है। तो सेम फ्रीक्वेंसी जो ट्रैवल करें अपोजिट डायरेक्शन में, उसे नाम देंगे बीट्स, स्टेशनरी वेव्स का। जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी और सेम डायरेक्शन होगी उस वक्त प्रोड्यूस होंगी बीट्स, लेकिन जब सेम फ्रीक्वेंसी होगी और अपोजिट डायरेक्शन होगी उस वक्त प्रोड्यूस होंगी हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। तो बीट्स के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, और स्टेशनरी वेव्स के लिए सेम फ्रीक्वेंसी और
अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि स्टेशनरी है, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो अपने एक दूसरे को अपोज करते हुए खत्म हो जाएंगी। याद रखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोड का जो आप लोगों ने शायद 9th में पढ़ा हो मैट्रिक में, द पॉइंट्स ऑफ द जीरो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ऐसा पॉइंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जिसे हम नाम देंगे स्टेशनरी वेव्स का। एंटी नोड क्या है? ऐसा पॉइंट जहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका मैक्सिमम, उसे नाम देंगे एंटी नोड का। डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2। जो डिस्टेंस होता है दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में, उसका नाम क्या होता है? लैम्डा बाय 2। अब याद रखिएगा दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान, ठीक है, कंसेक्यूटिव नोड्स और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड, नोड से नोड के दरमियान या एंटी नोड से एंटी नोड के दरमियान गैप कितना होता है? लैम्डा बाय 2 का। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, एक नोड है और एक एंटी नोड, तो उसमें गैप कितना होता है? लैम्डा बाय 4 का। एमसीक्यू पॉइंट है। व्हेन एंटी नोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी, होल एनर्जी क्या होगी उसकी? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाइल एट द पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन द होल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एंटी नोड्स के ऊपर हमारी मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल होती है, और जब बॉडी मिनिमम पोजीशन यानी नोड से गुजरेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी नोड के पॉइंट पर गुजरेगा, तो नोड पर क्या होगी? एनर्जी काइनेटिक। तो एंटी नोड पर पोटेंशियल और नोड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। आगे चलते हैं। स्टेशनरी वेव्स को हम स्टैंडिंग वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि नोड्स हमेशा रेस्ट में रहेंगे, वहाँ एनर्जी स्टैंडिंग इन मीडियम बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स होती है, यानी नोड्स के दरमियान हर वक्त एनर्जी ऑसिलेट करती रहती है। सो एनर्जी कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस पॉइंट, दैट्स व्हाई स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। एक ही जगह पर खड़े होकर वो ऑसिलेट करते रहते हैं। ऐसे समझ लें आप, जैसे एक रस्सी है, अक्सर आप लोगों में से, बल्कि आप लोग तो ज़्यादा मतलब इस चीज़ से वाकफियत रखते होंगे कि कपड़े वगैरह सुखाने के लिए जब आप तार वगैरह के ऊपर कपड़े वगैरह लटकाते हैं, तो कपड़ा लटकाने के लिए जो तार या वायर या रस्सी जो दो पॉइंट्स के ऊपर कनेक्टेड है वॉल्स के साथ, अब वहाँ पर हम उसको अगर खींचें और छोड़ दें तो वो ऑसिलेट करेगी। तो जब वो ऑसिलेट करेगी तो आप ये समझ लीजिएगा कि उसकी ऑसिलेशन उन्हीं दो कॉर्नर्स के दरमियान में ही वेव्स रहेंगी। वो उसी दो कॉर्नर्स जो हैं उस कॉर्नर्स को हम नाम देते हैं नोड्स का, और इन नोड्स के दरमियान वो रस्सी वाइब्रेट करती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ये इसका लॉन्ग पोर्शन है। व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स एंड एक्सप्लेन स्टेशनरी वेव्स एंड स्ट्रेस स्ट्रिंग। द वेव्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये पहले वाली डेफिनेशन दोबारा आ गई। आगे कहते हैं लेट्स कंसीडर द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच्ड एंड क्लैम्प्ड टू एंड्स। एक स्ट्रिंग है जो दो पॉइंट्स के दरमियान क्लैम्प की गई है, फिक्स की गई है, और रिजिड सपोर्ट के साथ, यानी आप ये समझ दीवार के साथ। नीचे डायग्राम देख सकते हैं, ये नोड है और दरमियान वाला क्या है? एंटी नोड है। तो आगे लिखा गया था कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एफ। इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो एफ है। तो स्पीड ऑफ वेव डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर। अब यहाँ पर टेंशन एफ के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके अलावा मैस पर यूनिट लेंथ। याद रखिएगा ये एफ टेंशन फोर्स है, और ये m इज नॉट द मैस, इट इज़ द मैस पर यूनिट लेंथ। इट इज़ नॉट द मैस बट इट इज़ द मैस पर यूनिट लेंथ। अब ये कह सकते हैं इसका यूनिट ये बनेगा किलोग्राम पर मीटर। इस स्मॉल m का यूनिट क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर। और f जो है फोर्स है, एक्चुअली टेंशन फोर्स है, इसका यूनिट क्या बनता है? न्यूटन। तो फर्स्ट केस की तरफ चलता हूँ। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखिएगा व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ। जब रस्सी को दरमियान से खींच के हम छोड़ते हैं तो वाइब्रेट्स करती है वो सिंगल लूप में। ये एक लूप पैदा होता है इस तरह। आपने देखा होगा अक्सर रस्सी में अगर आप यूँ खींचते हैं तो एक वाइब्रेट करती हुई नजर आएगी आपको बार बार। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स नजर आएंगे आपको। एक पॉइंट ये वाला जहां रस्सी कनेक्टेड है, एक दूसरा पॉइंट यहां पर भी रस्सी कनेक्टेड है। लूप एक पैदा होगा, हमारी आंख की तरह जैसे लूप पैदा हो रहा है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था पीछे कि जो वेवलेंथ होती है दो नोड्स के दरमियान वो कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। यहाँ से लैम्डा जो होगा वो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा बाय 2। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, आप लोगों को दोबारा रिपीट करवाता हूँ। देखिएगा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर द पॉइंट्स ऑन द वेव डिस्प्लेसमेंट स्टेशनरी वेव्स आर कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स। दो नोड्स के दरमियान जो गैप है वो कितना होता है? लैम्डा बाय 2 का। तो दोबारा पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, देखें ये नोड और ये भी नोड, इनके दरमियान गैप कितना हो गया? लैम्डा बाय 2 का। मैं पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ देखें लेंथ l, ये लेंथ l है, इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाय 2। लैम्डा 1 क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट मोड है। यहाँ से लैम्डा 1 किसके इक्वल निकल आएगा? 2l के। एज स्पीड ऑफ वेव इज v, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? v इक्वल्स टू f लैम्डा। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर v इक्वल्स टू एफ लैम्डा तो यहाँ से f1 क्या निकलेगा? v ओवर लैम्डा। अब ये f1 हो गया, यहाँ v ओवर लैम्डा 1। अब v की जगह पर क्या आ जाएगा? v ओवर लैम्डा 1 में लैम्डा 1 तो वैसे के वैसे ही आ गया, ठीक है। तो v की जगह पर क्या आएगा? v की जगह वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा, ये v की वाला f ओवर m अंडर रूट वाला, f ओवर m अंडर रूट वाला। तो हमारा रिजल्ट मेन क्या बनेगा f1 का? f1 इक्वल्स टू 1 ओवर 2l।
यानी आप देखें यहाँ पर F1 इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा वन था, तो वी ओवर लेमडा वन तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर वी ओवर लेमडा, लेकिन जो लेमडा वन है वो लेमडा वन किसके इक्वल है, 2L के इक्वल। तो लेमडा वन किसके इक्वल है, 2L के इक्वल। तो पूरा रिजल्ट क्या बन गया, F1 इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा वन था, तो V की जगह पर F ओवर M और लेमडा वन की जगह पर 2L, तो रिजल्ट क्या बन गया, 1 ओवर 2L F ओवर M अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की तरफ। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, कहता है कि जब स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं फ्रॉम द क्वार्टर, यानी 1/4 पोर्शन से, तो वाइब्रेट करती है दो लूप्स के दरमियान। जैसे ये लूप बना हुआ है आप लोगों के सामने, ये नोड, ये नोड, ये नोड, और ये सेंटर में जो बनाया है ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए, ये है एंटी नोड है। तो ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर कि जब 1/4 पोर्शन से प्लग करते हैं तो इसके दो लूप्स पैदा होते हैं, 2 हाफ्स में ये मूव करती है। तो जब ये 2 हाफ्स पे मूव करेगी तो हमारे पास वो कौन सा मोड हो जाएगा, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में याद रखिएगा लेंथ L इक्वल टू लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2, लेमडा 2 इक्वल टू L हो जाएगा। तो लेमडा 2 यहाँ से लेंथ के इक्वल होगा। अब फार्मूला क्या था, V इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इक्वल टू वी ओवर लेमडा, तो लेमडा 2 की जगह पर क्या आ जाएगा L, तो 1 ओवर L इंटू एफ ओवर एम। अब सेकंड करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो देखिए ज़रा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 टाइम्स 1 ओवर 2L एफ ओवर एम अंडर रूट, कैंसिल आउट हो तो ये रिजल्ट बनता है, ना कैंसिल करें तो ये रिजल्ट है। तो 2 वैसे के वैसे ये F1 बन गया। तो हमारी सेकंड वाइब्रेशन क्या बन गई, 2F1। ये जो डायग्राम बनाई हुई है ये थर्ड मोड के लिए, लेकिन आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करनी है। तो 2F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2F1, F3 क्या आ जाएगा, 3F1, F4 क्या आ जाएगा, 4F1। इसी तरह हम प्लग करते जाएंगे और हर लूप से पैदा होते जाएंगे। तो F3 3F1, फिर F4 4F1, फिर F5 5F1, F6 6F1, F7 7F1, सोन चलता रहेगा। और Fn क्या बनेगा, NF1। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3। और कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेंजेस बाय द चेंजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो कहता है कि ये जो डिस्क्रीट सेट फ्रीक्वेंसी F1 2F1 3F1 4F1, ये F1 2F1 3F1 अप टू सो ऑन NF1, इसे हम नाम देते हैं हार्मोनिक सीरीज़ का। क्या नाम देते हैं इसको हम, हार्मोनिक सीरीज़ का। ठीक है, तो ये टॉपिक मेरा स्टेशनरी वेव्स वाला जो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह इसका दूसरा पोर्शन है, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, इसको हमने अपने प्रूफ करवाना, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रिंग में करवाया था बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमने इसको अब प्रूफ करवाना है कि इसके अंदर एयर कॉलम के अंदर। अब एयर कॉलम क्या होता है, एयर कॉलम में हम देखते हैं एक पाइप समझ लें, पाइप के अंदर से हमने वेव्स पास करनी, जैसे बांसुरी होती है फ्लूइड, ठीक है, तो उसमें हम वेव्स को प्रोड्यूस करवा कर रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं। तो सेम एज इट इज जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया बिल्कुल वैसे का वैसी है। क्या वेव जो पैदा होती है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन है। ये ऑर्गन पाइप की डेफिनेशन है, ऐसा पाइप जिसका विंड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसमें हम वेव्स को पास करवाते हैं और कॉलम में, और वो ऑर्गन पाइप कहलाता है। स्टेशनरी वेव्स इसमें सेटअप होती हैं। इसकी एग्जांपल जो है, कहता है एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप है। जैसे आप बच्चों के अक्सर जो होते हैं, ये जो छोटे बेबी होते हैं, बेबी कार्ड होते हैं, तो उसमें अक्सर देखा होगा ऊपर लगे होते हैं वो विंड चाइम्स लगे होते हैं। वो विंड चाइम जो मेटल के रॉड्स होते हैं उन्हें भी हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ऑर्गन पाइप का। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, केस 1 की तरफ चलता हूँ। सेम उस तरह जैसे स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला था, सेम उसी तरह मोड ऑफ वाइब्रेशन है इस पाइप के लिए। सेम यहाँ देखें, ये ओपन पाइप है दोनों तरफ से, यहाँ पर वेवलेंथ लेमडा बाय 2 है, ये लेमडा बाय 2, ये लेमडा बाय, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेमडा बाय 4, ये लेमडा बाय 4, ये एंटी नोड है और ये भी क्या है, एंटी नोड। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि दो नोड्स के दरमियान लेमडा बाय 2 है, तो दो एंटी नोड्स में भी क्या होगा, लेमडा बाय 2 होगा। तो ज़रा गौर करें, लेंथ तो आ गई लेमडा बाय 2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेमडा बाय 2 क्योंकि दो एंटी नोड्स के दरमियान है। तो लेमडा 1 यहाँ से क्या निकलेगा, 2L, तो F1 क्या बनेगा, V ओवर लेमडा 1, तो F1 इक्वल्स टू V ओवर 2L। दिस इज फ्रीक्वेंसी का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर हमने फाइंड की थी। अब सेकंड मॉड के लिए फिर वही बात, दो लूप्स बने, एक कंप्लीट है और दो साइड्स के ऊपर हाफ है। तो यहाँ से लेकर इस नोड से इस नोड तक लेमडा बाय 2, और बाकी ये लेमडा बाय 4, ये लेमडा बाय 4, तो देखें लेमडा बाय 2 एक हो गया, बाकी लेमडा बाय 4 लेमडा 4 सबको ऐड किया तो हमारे पास लेंथ क्या बन गई, लेमडा 2। एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो लेमडा L इक्वल्स टू लेमडा बाय 2, लेमडा 2 आ जाएगा। तो F2 V इक्वल्स टू F लेमडा, तो F2 इक्वल्स टू V ओवर लेमडा 2। अब V ओवर लेमडा 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड, रिजल्ट फिर वही आएगा 2F1। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक एंड सिंपली फॉर द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन NF1 हो जाएगा। यानी अगर ये 2F1 है तो F3 क्या होगा, 3F1, F4 क्या होगा, 4F1, F5 क्या हो जाएगा, 5। इस तरह Fn क्या निकलेगा, NF1। तो यहाँ पर n क्या है, 1 2 3 अप टू सोन, अपना ये समझ लें कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। अब वो कहता है कि वही का वही ऑर्गन पाइप जिसकी बात करें हम यहाँ पर कि व्हेन मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड, यहाँ पर तो दोनों तरफ ओपन था, और ये थर्ड मोड का है, दो लूप्स हैं और बाकी हाफ साइड पर है।
इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3F1 निकल आएगा। लेकिन वो कहता है अगर यही पाइप एक तरफ से क्लोज हो जाए और एक तरफ से ओपन हो जाए तो फिर वो हमारे पास ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड वाला केस बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पर पाइप का एक पोर्शन क्लोज है, दूसरा ओपन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वेव्स हैं उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है हमें। देखते हैं तो लेंथ क्या होगी, λ/4, क्योंकि वहाँ पर ये एंटी नोड और ये वाला पॉइंट नोड, तो एंटी नोड से नोड के दरमियान जो गैप है λ/4 है, यहाँ से λ1 = 4L बन गया। V = f λ, F = V/λ1, तो V/4L अगर दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, V/2L जहाँ पर ऊपर था वो पाइप दोनों तरफ से ओपन था, लेकिन V/4L वहाँ पर आएगा जहाँ पाइप एक तरफ से क्लोज है। इसी तरह सेकंड मोड की तरफ चलते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक ये λ/2 और ये वाला क्या हो गया λ/4, तो λ/2 और λ/4 कैलकुलेट किया, λ2 का रिजल्ट आया 4L/3, तो V = f λ, F = V/λ, V/λ की जगह पर क्या आ जाएगा 4L/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3V/4L, और ये V/4L किसके इक्वल है, ऊपर देखें V/4L F1 के इक्वल, तो रिजल्ट 3F1। Fn = क्या हो जाएगा FnF1। दिस फ्रीक्वेंसी इज सेकंड हार्मोनिक एंड इज सिंपली फॉर द nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन, और Fn = यहाँ से क्या बनेगा NF1। तो जरा गौर करिए यहाँ पर n क्या है ऑड, और ऊपर n क्या था हमारे पास नेचुरल नंबर था, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर भी हार्मोनिक सीरीज बनेगी 1F1 3F1 5F1 7F1 1 3 5 7, और ऊपर था नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये हमारे पास थर्ड मॉड है। इस तरह nth मॉड आपने निकाल लेने, मतलब आप m मॉड डायरेक्ट लिख सकते हैं Fn = NF1। तो ये हमारा जो स्टेशनरी वेव्स ऑर्गन पाइप का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गया होगा। कोई मसला या प्रॉब्लम हो तो बाकी इंशाल्लाह अकेडमी जब मुलाकात होगी तो तब आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक योर टाइम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।